एक ऐसा पुलिस वाला जिसके मुक्के की गूंज से बड़ा मुजरिम कांप उठता है। सियोक दो वियतनाम आता है, एक आम क्रिमिनल को वापस लाने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि इस सफर में उसके सामने एक ऐसी दर्दनाक हकीकत आने वाली है जो पूरे देश को हिला देगी। यहां उसका सामना होता है कांग से, जो एक ऐसा बेरहमी क्रिमिनल जो किसी इंसान को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता और अपने दुश्मनों को चाकुओं से जिंदा काट देता है। कांग निकलता है, एक ब्रूटल क्रिमिनल, और उसे लगता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या इस खून खराबे के आगे हमारे डिटेक्टिव का भारी भरकम मुक्का टिक पाएगा? क्या सियोक दो इस बहरेमी कातिल को उसके अपने ही इलाके में ढेर कर पाएगा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह टक्कर आपके होश उड़ा देगी। के लिए सीन वियतनाम में खुलता है, जहां चॉय योंग गी एक रिसोर्ट खोलने के लिए एक डीलर से जमीन खरीदने आया है। डीलर योंगी को एक आदमी से मिलवाता है। वह आदमी खुद को रेंटल कार बिजनेस का मालिक बताता है और योंगी से पूछता है कि क्या वह अमीर है। उलझन में पड़ा योंगी फिर बेरहमी से हमला किया जाता है। आदमी योंगी से कहता है कि उसका अपहरण कर लिया गया है। आगे एक आदमी कुछ लोगों को बंधक बनाए हुए दिखाई देता है। वह अपनी मांग रखता है। डिटेक्टिव मा सियोक दो वहां पहुंचता है और जगह का विश्लेषण करता है। वह पीछे से अंदर जाता है, लेकिन उससे आवाज हो जाती है। आदमी सतर्क हो जाता है और सियोक दो का सामना करता है और उस पर हमला करता है। लेकिन सियोक दो जल्दी ही उसे काबू में कर लेता है, क्योंकि वह आदमी सियोक के सामने कोई मुकाबला नहीं था। बाद में सियोक दो का कप्तान उसे बताता है कि वे वियतनाम जा रहे हैं, क्योंकि अपराधियों में से एक ने आत्मसमर्पण कर दिया है और उन्हें उसे कोरिया वापस लाने का काम सौंपा गया है। सियोक दो और कप्तान जल्द ही वियतनाम पहुंचते हैं। हालांकि वहां उन्हें थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन आखिरकार वे पार्क चांगसू से मिलते हैं। पुलिस स्टेशन में उन्हें पता चलता है कि कई पर्यटक लापता बताए गए हैं। इसके अलावा सियोक दो जोंग हून से उसके अचानक आत्मसमर्पण के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वह सीधा जवाब नहीं देता। सियोक दो अपने अनोखे तरीकों का इस्तेमाल करता है, जिससे जोंग हून सच्चाई बताने पर मजबूर हो जाता है कि उसकी जान जेडी नाम के आदमी से खतरे में है और उसने सिर्फ खुद को बचाने के लिए आत्मसमर्पण किया था। कप्तान और सियोक दो जेडी की जगह पहुंचते हैं, लेकिन वे उसे मरा हुआ पाते हैं और समझ जाते हैं कि किसी ने पहले ही उसे मार दिया है। सियोक दो सच्चाई जानने की मांग करता है, जिससे जोंग हून यह बताने पर मजबूर हो जाता है कि उन्होंने चोई का अपहरण किया था। कांग के साथ सीन उस समय पर चला जाता है जब चोई को उठाया गया था। अपहरणकर्ताओं के बीच पैसों के बंटवारे को लेकर बहस हो जाती है। उसी मौके का फायदा उठाकर चोई वहां से भाग जाता है, लेकिन जल्दी ही दोबारा पकड़ लिया जाता है। वह उनसे उसे छोड़ने की भीख मांगता है और बताता है कि उसके होटल रूम में बहुत सारा पैसा और एक सेफ का कोड है। इसके बावजूद कांग चोई को मार देता है। जब एक और आदमी इस बात पर सवाल उठाता है तो कांग उसे भी मार देता है। जोंग हून और जेडी वहीं रह जाते हैं, क्योंकि वे कांग से लड़ने से बहुत डरते हैं। वे एक कब्र खोदते हैं और लाशों को छिपा देते हैं। कांग चोई की लाश का एक हाथ काट देता है और उसे उसके पिता से पैसे वसूलने के लिए इस्तेमाल करता है। वर्तमान में जोंग हून बताता है कि उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए आत्मसमर्पण किया था और जेडी की मौत के लिए कांग जिम्मेदार था। सियोक दो फिर अपनी टीम को कांग की जानकारी जांचने का आदेश देता है। सियोक दो और कप्तान जोंग हून द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचते हैं और वहां लाशों का ढेर पाते हैं। स्थानीय पुलिस के दबाव में उन्हें केस रोकने के लिए कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि चोई के पिता द्वारा भेजे गए कुछ आदमी कांग को ढूंढने निकले हैं। सियोक दो एक क्लब पहुंचता है और जब आदमी हमला करते हैं तो वह उन्हें काबू में कर लेता है। वह उनमें से एक से कांग के बारे में पूछता है और वह आदमी बताता है कि वे कांग को ढूंढने के लिए पैसे लेकर आए गुंडे हैं। जैसे ही सियोक दो और कप्तान कांग की लोकेशन की ओर बढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि योंगी के पिता ने इन गुंडों को अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भेजा था। कांग अपने ठिकाने पर पहुंचता है, लेकिन उसे शक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वहां उसे मारने के लिए गुंडे मौजूद हैं। एक बेरहम लड़ाई शुरू होती है। आखिर में कांग और उसका साथी पूरे गुंडों के ग्रुप को खत्म कर देते हैं। कांग को पता चलता है कि चोई चून बेक ने इन आदमियों को उसे मारने के लिए भेजा था। सियोक दो वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक सब बर्बाद हो चुका होता है। कांग अचानक उन पर हमला करता है, जिससे कप्तान घायल हो जाता है। सियोक दो कांग और उसके साथी डूसिक दोनों से लड़ता है, जबकि सियोक दो डूसिक को हराकर बेहोश कर देता है। कांग वहां से भाग निकलता है,
कप्तान को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सियोक दो को पता चलता है कि कांग कंबोडिया और थाईलैंड में भी अपराधों में शामिल रहा है। पार्क सियोक दो को बताता है कि स्थानीय पुलिस के दबाव के कारण उन्हें देश से निकाला जा रहा है। सियोक दो डू-सिक से पूछताछ करता है कि कांग कहां जा रहा है, हालांकि कप्तान जाने से इनकार करता है। सियोक दो उसे बताता है कि कांग कोरिया जा रहा है। कोरिया पहुंचने पर सियोक दो और डोंगसू यीशु से मिलने जाते हैं। सियोक दो उससे चीन से आने वाले जहाजों के बारे में पूछता है। यीशु पहले बताने से मना कर देता है, लेकिन सियोक दो की धमकी के बाद वह बताता है कि कैप्टन वन आई ने बंदरगाह पर एक नए जहाज का जिक्र किया था। फुटेज चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि कांग पहले ही पहुंच चुका है। बेक को भी कांग के आने की खबर मिलती है और वह अपने आदमियों को और गुंडे तैयार करने का आदेश देता है। इसी बीच दो अज्ञात लोग कोरिया में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। सियोक दो योंगी के अंतिम संस्कार में शामिल होता है, जहां बेक की पत्नी इन सियोक दो को उनके बेटे को वापस लाने के लिए धन्यवाद देती है और उन्हें खाने का निमंत्रण देती है। उन्हें पता चलता है कि योंगी बेक का इकलौता बेटा था। सियोक दो फिर उस जगह पर जाता है जहां कांग ने कार छोड़ी थी और देखता है कि कांग ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। इस बीच पहले देखे गए दो व्यक्ति गुंडों की मौजूदगी का संदेह करते हुए चोई के स्थान पर पहुंच जाते हैं। बैक अपने सहायक को गुंडों को तैयार करने का निर्देश देता है। कांग उनके साथ लिफ्ट में प्रवेश करता है और बैक के सामने अपनी पहचान उजागर करने से पहले खुद से कुछ बुदबुदाती है। बैक का सहायक उस पर हमला करता है, लेकिन कांग उस पर हावी हो जाता है और उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार देता है। फिर कांग बैक को अपने साथ नीचे ले जाता है। बैक द्वारा काम पर रखे गए गुंडों पर अचानक उन दो लोगों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। जिन्हें पहले देखा गया था वे गुंडों को मार देते हैं, जिससे पता चलता है कि वे कांग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे बैक का अपहरण कर लेते हैं और हालांकि अन्य लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग और उसके सहयोगी पहले ही मौके से फरार हो चुके होते हैं। वे लोग बेक की फुटेज उसकी पत्नी को भेजते हैं और फिरौती की मांग करते हैं। उन्हें पता चलता है कि कांग की मदद करने वाले दो लोग जांग भाई हैं, जो कई अन्य देशों में हाई प्रोफाइल अपराधों में शामिल रहे हैं। इन सॉक को जल्द ही अगले कदमों के बारे में निर्देश दिया जाता है। इसके तुरंत बाद उसे कांग का फोन आता है। वह उसे बताता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलना चाहिए और पूछता है कि क्या पैसे तैयार हैं। हालांकि इन सॉक उसे याद दिलाती है कि उसने भुगतान मिलने के बाद भी उसके बेटे को मार दिया था और कहती है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह उसके पति को रिहा कर देगा। कांग उसे चेतावनी देता है कि यदि पैसे तैयार नहीं हुए तो उसका पति निश्चित रूप से मर जाएगा। इन सॉक पलटवार करते हुए कहती है कि यदि उसका पति मर गया तो कांग को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी वित्त पर उसका नियंत्रण है। वह उसे बताती है कि वह नकद पैसे देगी, लेकिन तभी जब वह अपने पति को जीवित देखेगी वह यह भी स्पष्ट करती है कि वह एक ड्राइवर के साथ आएगी। कांग सहमत हो जाता है और उसे एक स्थान देता है और चेतावनी देता है कि कोई परेशानी खड़ी न करे, अन्यथा वह उसे मार डालेगा। वन आई जांग भाइयों के साथ चर्चा कर रहा है और उन्हें एक नाव की व्यवस्था करने के लिए कह रहा है और उन्हें दोगुना भुगतान करने का वादा कर रहा है। इन सोक यीशु के ड्राइवर के रूप में काम करते हुए उस स्थान की ओर बढ़ती है, जबकि जांग भाई उन पर करीब से नजर रखते हैं। सॉक डो की टीम पीछा कर रही है, हालांकि वे देखते हैं कि केवल जांग भाई ही वहां मौजूद हैं। इन सॉक को यू टर्न लेने का निर्देश देने वाला फोन आता है। सॉक डो अपनी टीम को निर्देश देता है कि वे घबराएं नहीं और पीछे लगे रहें, जैसे जैसे और यू टर्न लिए जाते हैं। इन सॉक निर्देशों पर सवाल उठाती है, लेकिन कांग उसे चुप रहने और उनका पालन करने के लिए कहता है। कैप्टन सांग पहले जांग भाइयों को पकड़ने का सुझाव देते हैं, लेकिन सोक डो जोर देते हैं कि वे बेक को सुरक्षित करने तक इंतजार करें। डोंगसू इलाके की तलाशी लेता है और उसे एक खाली कार मिलती है। आगे तलाशी लेने पर उसे बेक मिल जाता है। जैसे ही वह उसे बचाने की कोशिश करता है, कांग डोंगसू को चाकू मार देता है और घटनास्थल से भाग जाता है। कैप्टन सांग पहुंचते हैं और पुष्टि करते हैं कि बेक उनके पास है, लेकिन पाते हैं कि डोंगसू को चाकू मार दिया गया है। कांग जांग भाइयों को सामान लेने का आदेश देता है और दावा करता है कि पुलिस आ रही है। निराश होकर चुल उसे बताता है कि वहां कोई पुलिस नहीं है और आदेश मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वे पैसे खुद ले लेंगे। सोकडो अपनी टीम को सचेत करता है कि उन्होंने बेक को सुरक्षित कर लिया है और उन्हें जांग भाइयों का पीछा करने का आदेश देता है।
वह इन सोक को सूचित करता है कि उसका पति सुरक्षित है। जांग भाइयों को पता चलता है कि पुलिस शामिल है और वे इन सोक की कार को रोकने के लिए रास्ता काट देते हैं, लेकिन वह कार पीछे कर लेती है और जांग भाई एक पार्किंग स्थल में उसका पीछा करते हैं, जहां उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यीशु पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन भाइयों को आते देख वह कार में कूद जाता है और भाग जाता है। चुल भाई हुड पर कूद जाते हैं, लेकिन यीशु ब्रेक लगा देता है, जिससे वे दूसरे वाहन से टकरा जाते हैं। फिर यीशु घटनास्थल से भाग जाता है। सौक डो की टीम आती है और चुल के भाई को हरा देती है, जबकि चुल इन सौक का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और पैसों की मांग करता है। सौक डो हस्तक्षेप करता है और चुल का हाथ तोड़ देता है और आगामी लड़ाई में उसे हरा देता है, जबकि यीशु गाड़ी चला रहा होता है। उसकी कार से टक्कर हो जाती है और वह कांग को अपनी ओर आते देखता है। वह कांग के पकड़ने से पहले जल्दी से भाग जाता है। वह समय पर बच निकलता है, जिससे कांग निराश हो जाता है। आगे बढ़ते हुए कांग उस जगह से निकलने के लिए तैयार है। वह खबर पर सुनता है कि यीशु चीन जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि यीशु के ठिकाने पर पुलिस का छापा पड़ता है। यीशु नाव के लिए कैप्टन वन आई को फोन करता है, लेकिन कैप्टन वन आई कहता है कि नाव पहले से ही आरक्षित है। यीशु उसे और अधिक की पेशकश करता है, इसलिए कैप्टन वन आई सहमत हो जाता है और यीशु को बताता है कि वह एक आदमी भेजेगा। जल्द ही कांग वन आई की जगह पहुंच जाता है। यीशु इंतजार करता है और कैप्टन वन आई द्वारा भेजा गया आदमी आता है, लेकिन कांग भी वहां पहुंच गया था। हालांकि यीशु पैसे देने से इनकार कर देता है और सख्त होने का नाटक करता है, लेकिन कांग को चाकू के साथ देखकर यीशु पीछे हट जाता है। कांग पैसे लेकर निकल जाता है। यीशु फोन पर किसी को कॉल करता है। जब कांग पैसे लेकर जा रहा होता है तो बस को एक व्यक्ति द्वारा रोका जाता है, जिससे पता चलता है कि वह सोगडो था। कहीं भागने का रास्ता न होने पर कांग ने सोगडो के साथ पैसे बांटने की पेशकश की, लेकिन सोगडो ने इनकार कर दिया। एक भीषण झड़प शुरू होती है, जिसमें कांग का चाकू सोगडो को खरोंच देता है, लेकिन सोगडो पीछे नहीं हटता और कांग को बस से बाहर फेंक देता है। वह अंतिम प्रहार के साथ कांग को खत्म कर देता है। सोगडो द्वारा यीशु को फोन करने के बाद एक फ्लैशबैक सामने आता है, जिसमें जब यीशु पैसे लेकर भाग रहा होता है तो सोगडो उसे चेतावनी देता है कि यदि वह पैसे लेकर भागा तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। सोगडो उसे एक जगह जाने का निर्देश देता है। वर्तमान में यह कांग को पकड़ने की सोगडो की योजना थी। अंत में सोगडो की टीम अपनी जीत का जश्न मनाती है।